सीईसी के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत। और आज जिस इतिहास के विषय पर हम चर्चा करेंगे वो प्राचीन भारत से है और मूलतः छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत है उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। और यह जो व्याख्यान है उसे दो भागों में अलग अलग किया गया है। पहले भाग में कोशिश होगी कि एक रूपरेखा, बृहत रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की जाए और उसके पश्चात जो उसके अलग अलग मसले हैं उसके ऊपर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे अगले व्याख्यानों में। तो अगर आप छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो मोटे तौर पर आप ऐसे समझिए इसे कि यह एक काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव, परिवर्तन युगीन शताब्दी रहा है और कई परिवर्तन आपको इस शताब्दी में देखने को मिलते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो, चाहे वो हमारी राजनीति से जुड़ी हो, चाहे वो हमारे धर्म या संस्कृति से जुड़ी हो, या कई संस्थागत जो नींव रखी गई कई चीज़ों की, उसकी शुरुआत भी हमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। और इसी के फलस्वरूप कई इतिहासकार इसे एक्सियल एज ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री भी मानते हैं, क्योंकि एक ध्रुव के तौर पर आप कह सकते हैं, एक एक्सल के तौर पर इसको आप समझ सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे शहर जो आज खास कर जो उत्तर भारत के शहर हैं, सर्वाइविंग सिटीज, 21वीं शताब्दी की सर्वाइविंग सिटीज, वो पहली बार आपको इसी शताब्दी में उसका उदय होता दिखा। वैसे ही कई जो ट्रेड रूट्स हैं, जो कार्डिनल ट्रेड रूट्स हैं, और काफ़ी लंबे समय तक पूरे प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में भी वो कार्डिनल ट्रेड रूट्स बना रहा, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। इसके अलावा कई जैसे मेटालिक कॉइन्स जिसे कहते हैं, धातु के सिक्के, जिसका प्रयोग भारतीय इतिहास में शुरू हुआ। हालांकि आप कह सकते हैं कि इसके पूर्व जो हड़प्पा युग था उसमें भी सिक्कों का प्रचलन रहा होगा, परंतु धातु के सिक्के हमें वहाँ से नहीं मिले हैं। उसका प्रचलन रहा होगा, वो किसी दूसरे पदार्थ के बने हुए रहे होंगे, चाहे वो जो स्टेटाइट सीलिंग्स हैं उसका यूनिट के तौर पर प्रयोग संभव हो सकता था। लेकिन धातु के बने सिक्के हमें पहली बार छठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलना शुरू होता है और उसके बाद धातु के सिक्के का प्रचलन भारतीय इतिहास में बना रहा, निरंतर बना रहा, आज भी है। जो कई आज के प्रदेश हैं और आज हम प्रदेश राज्य के तौर पर समझते हैं, लेकिन अगर जो भौगोलिक इकाइयां हैं या वैसे क्षेत्र हैं जिसकी अपनी अलग पहचान है, चाहे वो आज एक अलग राज्य के तौर पर अवस्थित हो या न हो, लेकिन हो सकता है कि वो किसी डिस्ट्रिक्ट के तौर पर हो या किसी दूसरे तौर पर हो, लेकिन उसकी एक सांस्कृतिक पहचान बनी हुई है मानव चेतना में, यहाँ के लोगों की चेतना में। जैसे आप कह सकते हैं अवध का इलाका, मगध का इलाका। तो इस तरह से कई ऐसे आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल यूनिट्स जिसकी अलग पहचान बनी इतिहास में, वो उसकी नींव इसी समय रखी गई थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कई परिपाटियों का जन्म, कई संस्थाओं का जन्म, कई शहरों का जन्म, कई जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसका जन्म छठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता हमें दिखता है। इसलिए किसी प्राचीन भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें छठी शताब्दी ईसा पूर्व की जानकारी बहुत सुदृढ़ और अच्छी
होनी चाहिए। इसमें आपको परिवर्तन भी दिखता है और परिवर्तन के पश्चात निरंतरता का भी पुट दिखता है, और ये दोनों इतिहास के काफी महत्वपूर्ण मसले हैं। जैसा कि आप अपने स्लाइड पर देख सकते होंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से हमें समकालीन स्रोतों में जो समकालीन साहित्य हैं उसमें महाजनपदों का उल्लेख मिलना शुरू हो जाता है। अक्सर हाँ, इनकी संख्या अलग अलग स्रोतों में 16 ही बताई गई हैं। एक दो महाजनपदों का नाम डिपेंडिंग ऑन सोर्सेज अलग अलग हैं, लेकिन बाकी जो 14 महाजनपद हैं वो सभी स्रोतों में लगभग समान से हैं। तो ये एक ठोस जानकारी हमें मिलना शुरू हो जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात। राजनीति का और भूगोल का और उससे जुड़ी जो अर्थव्यवस्था की गतिविधियां हैं या संस्थाएं हैं उनका भी। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात भूगोल का आगमन हो जाता है। यह शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि यहाँ भूगोल से मतलब केवल फिजिकल फीचर्स या टोपोग्राफी का नहीं है, जैसा अक्सर हम मानते हैं कि कोई रेगिस्तानी इलाका है, कोई मैदानी इलाका है, कोई पठारी इलाका है, कोई पहाड़ी इलाका है, कोई जंगल का इलाका है, बल्कि वैसे क्षेत्र जिसकी अपनी इंडिविजुअलिटी हो, उसका अपना नाम हो। अब जैसे अगर मैं आज के दिन में कहूं मगध क्षेत्र या कुरुक्षेत्र या कोई भी जो क्षेत्र हैं जिसकी अलग पहचान, जैसे अवध आप कहें, तो ये एक प्राचीन नाम है, और जिस भूखंड को हम अवध या मगध या कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र को भारतीय इतिहास में इस काल के पहले किसी दूसरे नाम से नहीं जाना जाता था। तो एक क्षेत्र विशेष की जो अलग पहचान है वो 6ठी शताब्दी में बनती प्रतीत होती है। और इसी से जुड़ा एक मसला है जिसे हमें समझना अति आवश्यक है कि आखिरकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो हमें यह जनपदों का उदय होता दिख रहा है और उसकी अलग पहचान बनती दिख रही है, वो किन कारणों से ऐसा हो रहा है, या उसको समझने के कौन से फ्रूटफुल हिस्टोरिकल टेंजेंट्स हैं। और इसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि एक क्षेत्र को उसकी पहचान इतिहास में जो मिलती है, और सबसे पहले जो मिली, जो अर्लीस्ट इंस्टेंस है, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में है। और वो जो कारण हैं वो कोई सिंगुलर वजह नहीं हो सकती, उसके कई कारण हैं, और उन सबों का इंसिडेंस एक जगह हो रहा है, और उसके पश्चात और उसी के कारण कालांतर में उस क्षेत्र की अलग पहचान बन चुकी या बनी रही। जो पहचान इस समय बनी वो कालांतर में बनी रही, वो उसमें आप एक निरंतरता देख सकते हैं। वो कारण आप कह सकते हैं कि साइलेंट लेवल पर या अंडरलाइंग लेवल पर ज्योग्राफिकल हो सकता है, जो फिजिकल फीचर्स की जो एक रूपता है वो हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ मान लीजिए कि ये पूरा इलाका मैदानी इलाका है, इंडो गैंजेटिक प्लेन जिसे कहते हैं, लेकिन इसके अंदर ही अलग अलग क्षेत्रों की अलग पहचान बनी। तो ऐसा संभवतः इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इसी शताब्दी में एक अलग जनपद के तौर पर उभर रहे थे। अब एक जनपद के होने का अभिप्राय क्या है इतिहास में, कि वहां एक राजा होगा, एक शासक होगा। शासक किस प्रकार का होगा वो इतिहास में बदलता रहा। वो गणतांत्रिक रहा या वो मोनार्किकल सिस्टम हुआ, वो बदलता रहा, लेकिन एक क्षेत्र जो एक विशेष जनपद है
उसका एक शासक होगा। वैसे ही तो आप कह सकते हैं कि एक प्रशासनिक या एक राजनैतिक एक रूपता एक क्षेत्र विशेष पर अलग तरह से बनी और उसने उस क्षेत्र को एक पहचान प्रदान किया। जब हम जनपद कहते हैं तो इसका अभिप्राय यह भी होता है कि आंतरिक रूप से यानी इंटरनली वेरियस cultural components of that Janpad are unique and similar or uniform, जबकि किसी दूसरे जनपद की तुलना में वो कुछ भिन्न थे। तो ये जो एक आइडिया है कि एक जनपद का मतलब होता है सांस्कृतिक रूप से आंतरिक तरीके से कहीं ना कहीं एक रूपता या जुड़ाव है और किसी दूसरे जनपद से वो कुछ भिन्न है। वो भिन्नता सांस्कृतिक भी हो सकती है, वो भिन्नता राजनीतिक भी हो सकती है या कोई दूसरे ऐतिहासिक कारण इसके हो सकते हैं, परंतु इस शताब्दी में हमें अलग अलग जनपद का प्रमाण मिलता है, उसका उल्लेख मिलता है और इस शताब्दी के अंत होते होते, छठी शताब्दी के अंत होते होते कई जनपदों को मिलाकर महाजनपद का भी निर्माण हो रहा है। वो वॉलेंट्री हो सकता है, लेकिन वो वॉर के कारण भी उसका होना संभव हुआ। तो उन सबों का उल्लेख हम आज की व्याख्यान में करेंगे। भौगोलिक क्षेत्रों के अलग अलग नाम हैं। वो नाम कहां से आए? क्या वो एक भौगोलिक नाम है या वो किसी कुल विशेष का नाम है? जैसा अगर आप इसके पीछे के काल को देखें, छठी शताब्दी के पीछे के काल को देखें, तो उसके ऊपर हमने पहले चर्चा की है। जो लेटर वैदिक पीरियड है या अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड का जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि राजा वहां भी था, लेकिन वो राजा किसी भूगोल विशेष का राजा नहीं होता था, बल्कि किसी कुल विशेष का राजा होता था। और यहां कुल का अभिप्राय है एक फैमिली के टर्म्स में या एक किन ग्रुप के टर्म्स में। तो कुल का राजा अब एक क्षेत्र का राजा बनता जा रहा है और इसी परिवर्तन को इनकैप्सुलेट करता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व। जैसे आपने अगर रामायण पढ़ा है तो राम का उल्लेख आप देखते हैं कि कभी वो रघुकुल राजा के तौर पर भी संबोधित किए जाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब ये यहाँ कुल से उनकी पहचान बनाई जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो कोसल नरेश भी हैं। तो कोसल जो महाजनपद है उसके वो राजा हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि कैसे एक राजा की पहचान एक किन ग्रुप से भी है और इस काल में अब वो एक क्षेत्र विशेष के राजा भी के रूप में भी उनका संबोधन हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन है वो अति महत्वपूर्ण है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में। अगला जो बिंदु है हमारे डिस्कशन का वो है कि कालांतर में विभिन्न जनपदों का एक महाजनपद में विलय होता दिखता है और मोटे तौर पर अगर आप देखें तो कई महाजनपद जो अब उभर कर आ रहे हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक, 16 महाजनपदों का उल्लेख अक्सर स्रोतों में किया जाता है। उसमें अगर उसके अंदर की पॉलिटी को देखें, उसके अंदर की राजनीतिक व्यवस्था को देखें, तो इनमें से कई गणसंघ थे और कुछ राजतंत्र थे। लेकिन जैसे जैसे हम वर्तमान के करीब आते हैं, या आप कह सकते हैं कि छठी शताब्दी के बाद 5वीं, 4थी और 3री शताब्दी तक अगर आप देखें, तो ये पूरा काल जो है वो स्टेट सिस्टम, अर्ली स्टेट सिस्टम के इंटेंसिफिकेशन का है। अर्ली स्टेट सिस्टम या जो प्राचीन राज्य व्यवस्था है
वो विस्तृत हो रहा है और वो सघन तरीके से उसकी गहराई इस क्षेत्र में बनती जा रही है और गणसंघों की शक्ति क्षीण होती जा रही है और राजतंत्र ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। जैसे अगर आप छठी शताब्दी की बात करें तो लिच्छवियों का उल्लेख आता है और चाहे महावीर हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, जो कि इसी काल के इसी युग के पुरुष हैं, तो वहां आप देखेंगे कि उनका जो जुड़ाव है, उनका जो उद्गम स्थल है वो गणसंघ का है। परंतु अगर आप जीवन काल देखें गौतम बुद्ध का, तो जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी समकालीन, चाहे वो मगध की, चाहे वो कोसल की, उनके राजाओं से भी उनके संबंध मधुर थे। तो अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो को समझना चाह रहे हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व के, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है जहां गणसंघ की व्यवस्था, जिसका इतिहास रहा है पूरे वैदिक काल में, वो उसकी शक्ति कम होती जा रही है और एक नए स्वरूप में राजनीति काबिज होती जा रही है उत्तर भारत में, और वो राजतांत्रिक व्यवस्था है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ट्राइबल पॉलिटीज या गणसंघ का हमें प्रमाण इसके बाद मिलता ही नहीं है। जो पंजाब इलाका है, इस इलाके में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहां कई ट्राइबल पॉलिटीज मौर्य काल में भी थीं या मौर्योत्तर काल में भी आपको देखने को मिलती हैं, परंतु वो उसका क्षेत्र काफी सीमित था और जो राजतांत्रिक शक्ति है उसके सामने वो बहुत छोटे नजर आ रहे थे। तो अगर आप एक पैटर्न को देखना चाहते हैं इतिहास में, तो निश्चित रूप से राजतांत्रिक व्यवस्था का विस्तार का मार्ग खुल चुका था और मगध आगे चलकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आप देखते हैं वो एक एम्पायर बन चुका था, वो एक साम्राज्य का स्वरूप ले चुका था और वहां जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो राजतांत्रिक थी। यहां राजतांत्रिक से अभिप्राय मोनार्किकल सिस्टम का है और जो एक डेमोक्रेसी बेस्ड जो पॉलिटी होती है, पार्टिसिपेटिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का जो गणसंघों में जो हमें एक उसका पुट मिलता है, वो परंपरा अब उतनी मजबूत संभवतः नहीं रह गई थी। अगर फिर से, चूंकि जनपद पर विशेष रूप से हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो जनपद का आगमन हो रहा है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, वहां आप देखते हैं कि एक जनपद में कई किस्मों की बसावट पद्धतियां हमें देखने को मिलती हैं। तो एक जनपद है, अब उस जनपद के अंदर कई गांव हैं, कई मार्केट सेंटर्स हैं, कई पुर हैं, निगम, नगर, इन शब्दों का उल्लेख हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो शहरों का आगमन बड़े तौर पर इतिहास में, भारतीय इतिहास में, अगर हम हड़प्पा काल को इससे अलग देखें तो हमें पहली बार देखने को मिलता है। भारतीय इतिहास लेखन में इसे सेकेंड अर्बनाइजेशन की संज्ञा दी गई है। पहला अर्बनाइजेशन निश्चित रूप से हड़प्पा काल का रहा है। तो और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए जो अर्बनाइजेशन है या जो अर्बन सेंटर्स यहाँ निकल कर आ रहे हैं, वो महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि वो आज भी बड़ी संख्या में एक नगर के तौर पर हमारे सामने हैं, चाहे वो पाटलिपुत्र जो मॉडर्न पटना है या काशी जो मॉडर्न बनारस है उसकी बात करें, तो ये सभी शहर का आप कह सकते हैं कि उत्पत्ति हमें इतिहास में इस समय देखने को मिल रही है। वैसे ही एक जनपद के अंदर जो लोग रह रहे थे, अगर उनके जीवन यापन की बात करें, तो वो
अन्य वो विभिन्न कामों में व्यस्त थे और आपको कई समुदाय खेती करते हुए दिखता है, कई कुछ निर्माण करते दिखता है, कई व्यापार में भी लिप्त हैं और बड़े तौर पर जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और कॉमर्स है उसका भी प्रमाण हमें मिलना शुरू हो जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आहत सिक्के पहली बार भारतीय इतिहास में हमें यहां देखने को मिलते हैं जो कि धातु के बने होते थे। अक्सर हाँ वो चांदी के सिक्के होते थे। और व्यापार में मैंने आपको बताया कि कई रेफरेंसेस हैं, चाहे वो जातक कथाओं में देखें या अन्य स्रोतों में देखें, बौद्ध या जैन स्रोतों में देखें, तो बड़े बड़े कारवाओं की चर्चा की गई है, सेठियों की चर्चा की गई है जो कि पैसे मनी लेंडिंग में लिप्त थे। तो आप देखते हैं कि विभिन्न व्यवसाय एक जनपद के अंदर हमें देखने को मिलता है। जनपद के अंदर जो बसावट पद्धति है उसमें कई गांव हैं, कई शहर हैं, कई मार्केट सेंटर्स हैं। तो इस तरह का मसला आपको छठी शताब्दी में एक विविधता एक जनपद के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि उस जनपद विशेष पर एक शासन व्यवस्था काबिज होता था, तो कर वसूली का विकास, जिससे शहरों में जो गैर उत्पादन समुदाय है वो जीवन यापन कर सके, तो कर व्यवस्था भी उभरता हुआ दिखता है। जो वैदिक काल में आप कह सकते हैं कि उसके रूडिमेंट्स हमें देखने को मिलते थे, वो वॉलंटरी होता था, स्वेच्छा से होता था, परंतु अब उसे एक विशेष मैकेनिज्म के तहत उसकी वसूली की जाती थी। उसका जो रेट है वो फिक्स होता था और वसूली, और जब कोई उसे नहीं देता था तो उसे परिणाम भी भुगतने होते थे। वस्तुओं के विनिमय में जटिलता आपको देखने को मिलता है। कई मध्यस्थ वर्ग उभर कर आ रहे हैं जिसकी चर्चा आप स्लाइड पर देख सकते हैं। मिडिलमैन के तौर पर सेठी का उल्लेख मैंने किया, व्यापारियों का उल्लेख किया। तो यहाँ जो डेमोग्राफी है उसमें भी विविधता आपको देखने को मिलती है। धातु के सिक्के की चर्चा मैं कर चुका हूं, आहत सिक्कों की, ट्रेड रूट्स की भी चर्चा मैं कर चुका हूं, उत्तरापथ और दक्षिणापथ की। उसके साथ साथ जो विभिन्न सामाजिक वर्ग अब उभर कर आ रहे हैं उनके बीच के संबंधों का एक परिसीमन की जरूरत महसूस हो रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में चतुर्वर्ण सिद्धांत भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसकी चर्चा समकालीन साहित्य में उपस्थित है। और जब मैं चतुर्वर्ण सिद्धांत की बात कर रहा हूं तो अलग अलग वर्णों के लोगों के अधिकार और अपेक्षाओं का इसमें उल्लेख है और धीरे धीरे आगे चलकर यह वंशानुगत भी होता गया, एक तरह से हेरिडिटरी सिस्टम बनता गया जिसे हम आगे जानकर कास्ट सिस्टम के तौर पर देखते हैं। बुद्ध महावीर, जब गौतम बुद्ध की बात करें जिसकी शुरुआत बुद्धिज्म की भी इसी शताब्दी में हो रही है, वहां भी आप देखते हैं कि ये जो चतुर्वर्ण सिद्धांत हैं या उससे जुड़े जो वंशानुगत अधिकार और अपेक्षाओं की बात हो रही है उसका सीधे तौर पर कोई विरोध बुद्ध के द्वारा भी नहीं है। हालांकि वो इसकी संख्या 4 के बजाय 2 ही मानते हैं, परंतु इस सिद्धांत का सीधे तौर पर विरोध नहीं है। इसके पश्चात आप देखते हैं कि चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो या उपनिषद जो हैं, उपनिषद भी वेदों से थोड़े अलग हैं। वो उसी परंपरा का हिस्सा जरूर है, परंतु अगर आप उपनिषद पढ़ें तो जो पूजा पाठ की परिपाटी है या भगवान को याद करने की विधि है या जो मानवीय चिंताएं हैं वो थोड़े वैदिक काल से अलग दिखते हैं। और ऐसा संभवतः इसलिए हो रहा है, चाहे वो बुद्ध के सिद्धांत हों, चाहे महावीर जैन के सिद्धांत हों, चाहे उपनिषदों के सिद्धांत हों, तो ये परिवर्तन का काल है और जो पारंपरिक तरीके थे जिससे लोग अपनी चिंताओं को जाहिर करते थे या उसका निवारण करने की कोशिश करते थे, धार्मिक सोच के द्वारा
या नए प्रश्न जिसका वो उत्तर खोज रहे थे, नई चुनौतियों का जो उत्तर खोज रहे थे, तो इन सबों का एक खाका आपको उपनिषदों में मिलता है, जो कि वैदिक परंपरा से थोड़ा अलग है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। जो वैदिक रीति रिवाज के प्रति जो नजरिया है वो अब थोड़ा बदलता दिखता है। बुद्ध और जैन की टीचिंग्स में तो वो बिल्कुल आमने सामने टकराव की स्थिति में है, परंतु अगर आप उपनिषदों की भी बात करें तो एक अलग नजरिया धर्म के प्रति, सोच के प्रति, या आप कह सकते हैं कि जो एक पर्सपेक्टिव बिल्डिंग होता है वर्ल्ड का, उसके प्रति थोड़ा एक नजरिया बदला हमें दिखता है। और इसी संदर्भ में कई गैर परंपरावादी संप्रदायों का भी उदय छठी शताब्दी में होता दिखता है, जैसे आजीविका संप्रदाय है या अजित केशकम्बलिन के जो अनुयायी हैं। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास, खासकर प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड है, और इसके अंदर जो परिवर्तन के पुट हैं, परिवर्तन के जो धागे हैं, वो काफी आगे तक भारतीय इतिहास को प्रभावित कर रहे थे। धन्यवाद।